नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला, पुलिस नहीं कर रही सुनवाई। युवक की खून से लथपथ मिली लाश, धारदार हथियार से हत्या की आशंका। चिकित्सा के क्षेत्र में एआई तकनीक का इस्तेमाल, अपोलो को मिली पहली उपलब्धि। गिरते तापमान से शीतलहर की संभावना, ठंड से स्वास्थ्य पर पड़ रहा असर। तो आइए आज सबसे पहले खबर डालते हैं छात्राओं के साथ छेड़खानी के मामले का, जहां गुरुवार को स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले युवकों पर कार्रवाई की मांग लेकर मोपका क्षेत्र के परिजन ने एसपी ऑफिस का घेराव कर दिया। उक्त मामले में मोपका चौकी प्रभारी सहित स्टाफ पर भी गंभीर आरोप क्षेत्रवासियों ने लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार मोपका स्थित सरकारी मिडिल और हाई स्कूल के छात्राओं के साथ अज्ञात व्यक्ति विगत 1 महीनों से रास्ते में छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देता था, जिसकी शिकायत परिजनों द्वारा मोपका चौकी में की गई, जिसके बाद भी स्थानीय पुलिस ने मामले में कोई उचित कार्रवाई नहीं की। इसी बीच गुरुवार को कक्षा 7वीं की नाबालिग लड़की को उक्त आरोपी द्वारा मारपीट किया गया, जिसके बाद फिर परिजन और शिक्षक चौकी पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि वहां मौजूद स्टाफ ने उनके साथ बदसलूकी कर दी, जिससे नाराज क्षेत्रवासियों ने बड़ी संख्या में एसपी ऑफिस पहुंच अपना विरोध जताया और एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी आप बीती बताई। उन्होंने बताया कि एक ज्ञात व्यक्ति जिसका वाहन क्रमांक CG10 NC 1776 है, हमेशा स्कूल से आने जाने वाली लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को देने के बाद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। इधर मामले में क्षेत्रवासियों की शिकायत पर पुलिस के अफसरों ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेकर आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। हम लोग स्कूल में थे आज, तो कुर्कीपारा से कुछ बच्चे हमारे स्कूल आते हैं, तो वहाँ पालक लोग ऑटो में आए और बोले 2 बच्चे जो साधना करके हैं और रिया करके उनको ले जाना है। तो हम लोग बीच में बच्चों को कैमरे में देख के बात करिए आप। बीच में हम लोग बच्चों को छुट्टी नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो, कुछ हो जाए, रास्ते में कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, इसलिए बीच में छुट्टी नहीं देते। तो हमने पालकों से कहा क्यों छुट्टी ले जाना चाहते हो, तो पालक लोग रहने लगे आज हमारे बच्चों के साथ ऐसा। माने एक उनके 3 बच्चे हैं, एक 6वीं 7वीं बस पर पढ़ती है, उस बच्चे को और एक व्यक्ति ने मारा पीटा और पूरे बोले मुंह पे कपड़ा बांध देता है और पूरा नंगा हो जाता है। ये बताया घटना। ये सब पुलिस वाला जो संजीव सिंह है, वो अपने बचाव के लिए रंग की बातें कर रहा है, जबकि यह कोई सत्य नहीं है। सत्य घटना ये है कि 21 तारीख को एक बच्ची के साथ छेड़खानी हुआ था, जिसकी शिकायत उन लोग चौकी में आके किए थे। चौकी में आने के बाद पुलिस वाले चौकी प्रभारी कोई प्रकार का संज्ञान में नहीं लिए, ना कार्रवाई किए। आज फिर दोबारा वह घटना घटित हो गया है। 21 तारीख को, आज 2 तारीख को उस बच्ची स्कूल से वापस जा रहे थे, तो वो अज्ञात व्यक्ति है, फिर मारपीट उनसे किया गया और उसकी शिकायत करने फिर दोबारा यदि उसके माता पिता परिजन और आए तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया था। उनके साथ मैं भी गया था। सरगना थाना क्षेत्र के एक बच्चों द्वारा जो है एक शिकायत की गई है कि एक बाइक में एक सवार व्यक्ति है, जिनके द्वारा उनसे छेड़खानी की जाती है, जिस पर बच्चों को जो है तत्काल मौके पर जाकर थाना जाकर FIR कराने और उसको जो संबंधित आरोपी है उसको पकड़ने की हिदायत दी गई है। शीघ्र ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। बच्चे लोगों के द्वारा आकर उनकी रिपोर्ट न लिखा जाने की शिकायत की गई थी, जिस पर से उनको समझाइश दी गई है और साथ में इनको कड़ी हिदायत दी गई है चौकी प्रभारी को, और इसमें शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बार फिर मानवता का परिचय देते हुए शीतकालीन अवकाश के बीच एक रेप पीड़िता प्रेग्नेंट नाबालिग के केस की सुनवाई की। रायगढ़ कलेक्टर को 2 दिन के भीतर मेडिकल कराकर 2 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। दरअसल नाबालिग ने गर्भपात कराने की अनुमति की मांग को लेकर याचिका दायर कर जल्द सुनवाई का आग्रह किया। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की रहने वाली नाबालिग के साथ एक युवक ने पहले दोस्ती की, जिसके बाद उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। इस दौरान युवक ने शादी करने का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। फिर वो लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा, जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। लेकिन पीड़िता नाबालिग की दिक्कतें कम नहीं हुई। वो बिना शादी के मां बनने का दुख नहीं झेलना चाहती, लेकिन कानूनी
रूप से उसका गर्भपात नहीं हो पा रहा था। इसके लिए वो दफ्तरों को चक्कर काट कर परेशान होती रही। पीड़िता ने अबॉर्शन कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उसने जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया। याचिका में बताया कि याचिकाकर्ता 24 सप्ताह की गर्भवती है और अब वह अबॉर्शन कराना चाहती है। छत्तीसगढ़ में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के इंजीनियरों का ट्रांसफर किया गया है। 1-2 नहीं बल्कि 39 अधिकारियों का जिला बदला गया है। दूसरी जगह पर नई पोस्टिंग दी गई है। नए साल के पहले दिन ही इस ओर आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ था। लगातार आ रही ट्रांसफर लिस्ट से साफ है कि निकाय चुनाव की आचार संहिता से पहले और भी ट्रांसफर किए जाएंगे। इधर साल की शुरुआत होते ही जिले में एक युवक की रक्त रंजिश लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। सरकंडा थाना क्षेत्र के अशोकनगर मुरुम खदान अटल आवास क्षेत्र में गुरुवार सुबह युवक की खून से सनी लाश मिली है। युवक की पहचान रोजी मजदूरी करने वाले गजेंद्र ठाकुर के रूप में हुई है। युवक के डेड बॉडी पर संघर्ष के निशान हैं। आपको बता दें, अटल आवास मुरुम खदान के पास एक व्यक्ति की लाश मिलने की सूचना गुरुवार सुबह सरकंडा पुलिस को दी गई, जिसमें मौके पर सरकंडा पुलिस पहुंचकर देखा कि गजेंद्र ठाकुर की लाश पड़ी हुई है, जिसके शरीर और गले में चोट के निशान हैं। जिसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ मामले की जाँच शुरू कर दी। मामले में पुलिस के अफसरों के अनुसार यह पूरा मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध माना जा रहा है। पुलिस को आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि मृतक नशे का आदी था और नशे में अक्सर आसपास के लोगों से वाद विवाद किया करता था। शायद उसकी यही आदत उसकी मौत की वजह बनी होगी। बहरहाल मामले में सरकंडा पुलिस ने डेड बॉडी को पीएम के लिए सिम्स हॉस्पिटल रवाना कर दिया। वही अन्य साक्ष्य के साथ पीएम रिपोर्ट के आधार पर मृतक के मौत की असली वजह साफ हो सकेगी। थाना सरकंडा क्षेत्र अंतर्गत मुरुम खदान अटल आवास के पास एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना पर मौके पर पुलिस, एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड पहुंची, जहां पर मृतक की पहचान खगेंद्र ठाकुर के रूप में हुई। मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे, जिसको प्रथम दृष्टया संदिग्ध मानते हुए मामले में पतासाजी की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में मृतक नशे का आदी था, यह पता चला है एवं उसके द्वारा आसपास के लोगों से वाद विवाद किया जाता था, जिसके कारण संभवतः मामले में आसपास के लोगों के या आसपास के विवाद के कारण घटना होना प्रतीत हो रहा है। शीघ्र ही मामले में खुलासा किया जाएगा। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। अपोलो प्रबंधन के अथक प्रयासों से अब अंचल के मरीजों को अर्ली वार्निंग सिस्टम की सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ यह प्रदेश का पहला ऐसा हॉस्पिटल बन गया है जहां AI तकनीक आधारित रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम की सुविधा मिल सकेगी, जिसकी जानकारी देते हुए गुरुवार को अपोलो हॉस्पिटल प्रबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जहां यूनिट हेड डॉक्टर अर्नव राहा ने जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा स्थिति में कोड ब्लू जिसके स्थिति में औसतन 30% मरीजों की मौत भी होती है, लेकिन उस स्मार्ट बेड से ऐसे मामलों में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि इस तकनीक के माध्यम से मरीज के बिस्तर पर एक सेंसर लगाया जाता है जो मरीज के शरीर को कहीं भी स्पर्श नहीं करता और यह सेंसर एक छोटी मशीन से जुड़ा होता है। इसके द्वारा मरीज के रक्तचाप, SPO, पल्स, हार्ट रेट, तापमान और इको सहित अन्य चीज़ों का निरंतर रूप से निगरानी किया जाएगा, जो किसी भी असामान्यता की जानकारी तत्काल ही संबंधित नर्सिंग स्टेशन, दूरस्थ सेंटर मॉनिटरिंग सिस्टम को तथा संबंधित शिक्षक चिकित्सक को प्रेषित करेगा। साथ ही मरीज के समीप उपस्थित स्टाफ के द्वारा तुरंत ही मरीज को आवश्यक उपचार प्रदान कर दिया जाता है। इस तकनीक से मरीज के उपरोक्त वर्णित पैरामीटर में होने वाले असामान्य परिवर्तन का तत्काल ही पता लगने से मरीजों को त्वरित उपचार कर उनके जीवन को बचाने में कारगर सिद्ध होता है। फिलहाल उक्त हॉस्पिटल में केवल 10 स्मार्ट बिस्तर इंस्टॉल किया जा रहा है, जिनसे मिलने वाले रिस्पांस के बाद इसकी संख्या बढ़ाने की बात कही जा रही है। ये एक नई फैसिलिटी है जिसको हम लोग अपोलो कनेक्टेड केयर के अंतर्गत बोलते हैं। इसमें ये एक फैसिलिटी ऐसी है कि ये डिवाइस है जो पेशेंट के बेड के नीचे रहेगी और निरंतर 24 घंटे जब भी पेशेंट लेटे रहेंगे 5 पैरामीटर्स पे ये मॉनिटरिंग में जो है आपका टेम्परेचर पल्स, रेस्पिरेशन रेट, SpO2 और ब्लड प्रेशर, ये 5 पैरामीटर का नॉन स्टॉप जो मॉनिटरिंग है वो एक डिवाइस में आएगा जो नर्सिंग स्टेशन में रहेगा और नर्सिंग इंचार्ज के पास भी इस मोबाइल के डिवाइस में रहेगा। इसके बाद भी एक और लेयर ऑफ मॉनिटरिंग है जो सेंट्रल अपोलो की सेंट्रल कमांड सिस्टम है, वहाँ भी ये इंफॉर्मेशन जाती रहेगी। अब अगर किसी भी पेशेंट का अचानक से अगर ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, टेम्परेचर, तो ये अलर्ट देगी सिस्टर को और ये सिस्टर जाके इमीडिएटली वो पेशेंट को एड्रेस कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आप 24 घंटा पेशेंट की ये जो 5 पैरामीटर है इसको निरंतर मॉनिटर करते रहेंगे और ये पेशेंट के अगले केयर प्लान में इनको कैसे और अच्छे से ठीक करना है और कैसे हम इनका फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत बड़ा योगदान है। ये कैसे पेशेंट को यूजफुल रहेगा जनरली अटैक से अचानक सडनली मौत हो जाता है? नहीं, ये पेशेंट ऐसे पेशेंट के लिए लाभदायक होंगे जो पेशेंट जब ICU से बेड वार्ड में ट्रांसफर होते हैं उनके लिए होंगे जहां पर उनकी मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है, या कुछ ऐसे पेशेंट के लिए जिनको ICU की जरूरत नहीं है मगर क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत है। ऐसे में इलाज के दौरान रेट ऑफ डेथ क्या रहता है जो इस मशीन के आने से कम हो सकता है? कि जैसे नॉर्मली इस मशीन के नहीं होने से जो मरीजों की मौत होने की जो संख्या उसमें पहले क्या स्थिति थी और इस मशीन के आने के बाद किस तरह का अचीवमेंट का बदलाव आ सके? मैं बता रहा हूँ, हमारा जो अपना तजुर्बा है अपोलो ग्रुप में, एक हॉस्पिटल में जहाँ पर ये डिवाइसेस लगे हैं 200 दिन में एक भी कोड ब्लू नहीं हुआ है। आपको पता है कोड ब्लू तब होता है एक्टिवेट जब कार्डियक अरेस्ट होता है। तो इसी से ये दर्शाता है कि ये डिवाइस कितना इफेक्टिव है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि अब क्या होता है जब भी ये पांचों इंडिकेटर में कुछ भी फ्लक्चुएशंस होते हैं तो नर्सेस जाके तुरंत अटेंड करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं और उसका केयर हो जाता है, तो फिर वो फर्दर पेशेंट डिटोरिएट नहीं करता और उसका कार्डियक अरेस्ट। तो आने वाले दिनों में ये काफी बड़े पैमाने पे पेशेंट के केयर में इम्प्रूव करेगा और ये कोड ब्लू जैसे चीजों को कम करने में बहुत बड़ा लाभदायक है। कितने बेड अभी अवेलेबल है? फिलहाल हमने 10 बेड से शुरू किया है और इस तरह की प्लानिंग है आगे और ये, क्योंकि ये ऑप्शनल है, फैसिलिटी है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। जो पेशेंट को लगता है या फिर क्लिनिशियन को लगता है या लाभदायक होगा उनके लिए ऑप्शनल है। तो अभी हम 10 शुरू किए हैं, अगर आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा पेशेंट इसकी मांग करेंगे तो हम आगे दिनों में इसको बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के अध्यक्ष महेश दरियानी के द्वारा सिंधी समाज संस्कृति को समर्पित जुग जुग जियो सिंधी एल्बम का विमोचन किया गया है। 9 वर्ष के उपलक्ष्य में सिंधी भाषा एवं बोली को बढ़ावा देने या संगीतमयी भेंट प्रस्तुत की गई है। इस सिंधी वीडियो एल्बम को 7 देशों में फिल्माया गया, जिसका विमोचन पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत युवा विंग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रायपुर के संत साधु समाज के आशीर्वाद एवं
उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर महेश दरियानी ने राज के शेरवानी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सनातन धर्म और सिंधियत के बढ़ावे के लिए जो राज के शेरवानी निरंतर प्रयास करते रहते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं। छत्तीसगढ़ सिंधी समाज सदैव उनके साथ है और हम एक ही परिवार हैं और सिंधी कलाकार परिवार का हिस्सा है। इस शुभ अवसर पर मंच पर छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के तमाम वरिष्ठ एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस गीत को बिलासपुर शहर के सुप्रसिद्ध गायक, गीतकार एवं संगीतकार राज के स्वानी द्वारा बनाया गया है, जिसके बोल हैं जुग जुग जियो सिंधी। इसे संगीत में सजाते हुए राज केशवानी ने अपनी मधुर आवाज दी है। इस गीत के निर्माता माधव दास भोजवानी है, निर्देशक राज केशवानी है। इस गीत का संगीत संयोजन, रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग नेल्सन मुदलियार ने की है। वीडियो छायांकन एवं संपादन सुनील वर्मा ने किया है। छायांकन विजय हिंदवानी ने किया है। दूर की बेहतरीन अदाकारा वर्षा सारथी एवं उनकी ग्रुप डांसर द्वारा राज केशवानी के साथ अति मनभावक प्रस्तुति दी गई है। इस गीत को नया रायपुर, बिलासपुर, दुबई, हांगकांग, अमेरिका, लंदन, अफ्रीका, कनाडा जैसे विशेष स्थानों पर फिल्माया गया है। इस गीत को दरसठगढ़ आरके प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जो 9 वर्ष की पावन संध्या 1 जनवरी को शाम 7 बजे रिलीज किया गया है। अभी जो गीत तैयार हुआ है वो छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के द्वारा तैयार हुआ है। छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष महेश दरियानी जी ने मुझे एक संदेश किया था कि कुछ ऐसा गीत बनाया जाए जो ऑल सिंधी कम्युनिटी के लिए हो, कोई अच्छा मैसेज जाए। तो इस गीत को हमने पहले ऑडियो बनाया था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हमने इसमें बनाया कि इसमें विशेष बात यह है कि इस गीत में 7 देशों में हमने शूटिंग करवाई है और 7 देशों में जो हमारे सिंधी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उन्होंने इसमें एक्ट किया है, उन्होंने इसमें रोल प्ले किया है। तो ये एक बिलासपुर शहर के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए एक खूबसूरत बात है कि 7 देशों के कलाकारों ने एक छोटे से 3.5 मिनट के एल्बम में काम किया है। क्या है ये गाना, किस तरह के गाने? ये गीत है सिंधी कम्युनिटी को दुआओं वाला गीत है और एक मैसेज है सिंधी कम्युनिटी के लिए कि अपनी सिंधी लैंग्वेज को, अपनी सिंधी भाषा को ना भूलें। इस तरह के बहुत ही प्यारे मैसेज दिए गए हैं और अपने इष्ट देव को ना भूलें। अपने इष्ट देव को, जैसे सिंधी समाज पंथों में बंट रहा है, तो अपने इष्ट देव को ना भूलते हुए अपने इष्ट देव को सदैव याद करें। ऐसे मैसेज इस गीत में दिए गए हैं। हो जुग जुग जियो सिंधी, हो सुहिणा प्यारा सिंधी। हो जुग जुग जियो सिंधी, हो सुहिणा प्यारा सिंधी। ओ हिंद में हो जो चाहे सिंध में हो जो, ओ हिंद में हो जो चाहे सिंध में हो जो, चल रहो आबाद सिंधी। नूतन वर्ष 2025 का आगाज शहर वासियों ने धूमधाम से किया। नयाधानी से लेकर देहात क्षेत्रों तक में 9 वर्ष की धूम रही। रेस्टोरेंट, रिसोर्ट और होटलों में देर शाम से शुरू हुआ जश्न बुधवार की देर शाम तक चलता रहा। रात 12 बजे से नूतन वर्ष की बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया था। 9 वर्ष पर लोग बेहद खुश दिखे। घरों और मंदिरों में 9 वर्ष को लेकर हवन हुआ और लोगों ने नए कार्यों का संकल्प लिया। फिल्मी गानों पर लोगों ने जमकर नृत्य किया और एक दूसरे को गले मिलकर 9 वर्ष की बधाई दी। उत्साह और उमंग के साथ 9 वर्ष के कार्यक्रमों में लोग शामिल हुए। इसी कड़ी में शिव साई हनुमान परिवार द्वारा श्रृंगार कॉलोनी राजेश्वर नगर में भी सादगीपूर्ण 9 वर्ष को सेलिब्रेट किया गया, जहाँ कॉलोनी भूपेंद्र कौशल, विनोद राजपूत, मनोज मौर्य, श्रवण कुमार और शनि वर्मा ने नए वर्ष के कार्यक्रम को बड़े ही उपस्थिति के साथ मनाया है। इधर पिछले 10 साल की तुलना में इस बार जनवरी में सबसे कम ठंड महसूस हो रही। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही पारा लुढ़कने का दौर शुरू हो गया। साल के पहले दिन अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री रहा। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार हर साल जनवरी में कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर की स्थिति बनती रहती है। इस समय तापमान 10 डिग्री के नीचे ही रहा है, लेकिन इस बार मौसम में बदलाव का सीधा असर ठंड पर पड़ा। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ के असर से जिले के साथ ही प्रदेश में ठंड गायब हो गई थी। मौसम विभाग के अनुसार अब उत्तर भारत से ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन होने लगा है, जिस कारण बिलासपुर सहित प्रदेश में 2 जनवरी को मौसम शुष्क बना रहा। न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी रह सकता है। बिलासपुर में 4 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से 5 जनवरी से आसमान में बादल नजर आ सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।